हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 की जो क्लास नंबर जो 11 है, अध्याय 11, नगरीय विकास और नगर योजना। नगरीय विकास और नगर योजना, इसमें जो धाराओं की अगर हम बात करें तो 159 से लेकर 199 तक धाराएं समाहित है। हम यहाँ पे जो है वो 159 से, इसके दो पार्ट हमने किए हैं, 159 से लेकर 180 तक की जो धाराएं हैं उनको हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पिछली पूरी क्लासें जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है और बहुत जल्द हम जो है अपना सिलेबस से 2-4-5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। पिछले नोट्स जो है, जितनी क्लासें हो गई वो सारे आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो है वो 200 तक जैसे ही हो जाएंगे आपकी ये धाराएं, मतलब ये क्लास पूरी हो जाएगी 200 तक की, 199 तक की। उसके बाद में आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों के साथ शेयर भी कर लें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं धारा 159। धारा 159 क्या कहती है? नागरिक सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना और अन्य योजना तैयार करना। 159 में क्या है? नागरिक सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना और अन्य योजना तैयार करना। तीन तीन बातें इसमें आई है। भाई नगर पालिका क्या करेगी? आपके नगर पालिका उस क्षेत्र में सर्वेक्षण करवाएगी। अगर उसको लगता है कि किसी प्रकार की विकास योजना बनानी है तो उस क्षेत्र में नगर पालिका करवाएगी सर्वेक्षण। और सर्वेक्षण कराने के बाद में वो क्या तैयार करेगी? या तो मास्टर विकास योजना तैयार करेगी, या तो क्या करेगी? मास्टर विकास योजना, ठीक है, या फिर कोई अन्य योजना तैयार करेगी, यानी प्लानिंग करेगी। उस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्लानिंग करेगी। 159 आपका यही कहता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है भाई? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सर्वेक्षण कौन कराएगी? नगर पालिका कराएगी। और वो नगर पालिका जो सर्वेक्षण कराएगी उसमें दो लोगों के साथ, दो संस्थाओं के साथ वो है वो कोऑर्डिनेशन कर सकती है। एक है महानगर योजना समिति या फिर जिला योजना समिति। महानगर योजना समिति या जिला योजना समिति के साथ समन्वय स्थापित करेगी और उनके साथ समन्वय स्थापित करके वो जो है वो तैयार करेगी या तो मास्टर विकास योजना या फिर आपके क्या निष्पादन योजना या वार्षिक कार्य योजना। तीन प्रकार की स्कीम्स वो बना सकती है। अब आपके मेन जो मोस्ट जो चीज आ जाती है वो यहाँ पे ये सबसे मोस्ट है कि भाई ये जो तीन स्कीमें बनाएंगी उनकी कार्यकाल कितना होगा, उनकी समयावधि क्या होगी, वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो देखिए, मास्टर विकास योजना है वो 20 साल के लिए होगी। निष्पादन योजना जो है वो 5 वर्ष के लिए होगी और वार्षिक कार्य योजना जो होगी वो 1 साल के लिए होगी, ठीक है। अब आपको स्पष्ट रूप से है कि 159 में क्या करेगी? सर्वेक्षण करवाएगी नगर पालिका। महानगर योजना समिति या फिर जिला योजना समिति के साथ समन्वय स्थापित करेगी और समन्वय स्थापित करने के बाद में वो तीन प्रकार की स्कीमें लागू करेगी। मास्टर विकास योजना जो 20 साल के लिए होगी, और निष्पादन योजना 5 साल के लिए होगी और वार्षिक योजना 1 साल के लिए होगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आता है डिवाइडेशन। अगर नगर पालिका को मास्टर विकास योजना जब वो बना रहे हैं तो वह नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है उसको क्या कर सकते, उसको क्या करेगी? विभिन्न जोनों में क्या कर सकेगी? विभाजित कर सकेगी। कोई नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे? 1 लाख प्लस है तो उसको क्या करेंगे भाई? अलग अलग जोन में डिवाइड कर देंगे और जोन वाइज उसका जो है वो क्या करेंगे? विकास योजना बनाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई क्या 1 लाख से ज्यादा वाली कोई कर सकता है? कोई जनसंख्या, कोई नगर पालिका ऐसी है जिसकी जनसंख्या 1 से कम है तो वो भी हो सकती है। बस उसमें आपके क्या होगा? राज्य सरकार, राज्य सरकार अगर चाहे तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाली जो नगर पालिका है उसको भी जोनों में विभाजित कर सकती है, उसको भी जोन में बांट सकती है। तो ये आपका 59 हो गया पूरा, ठीक है। कि नागरिक राज्य सरकार के प्रस्ताव में जो है चाहे तो वो नगर पालिका के प्रस्ताव पर 1 लाख से कम जो जनसंख्या वाली है उसको भी विभाजित कर सकती है। तो 159 में आपको मेनली क्या चीज दी गई? 159 में हमने बात करी, सबसे पहले हम कर लेंगे सर्वेक्षण। सर्वेक्षण कौन करेगा? नगर पालिका करेगी, ठीक है। सर्वेक्षण करने के बाद में हम बढ़ा लेंगे योजना।
योजना कौन कितने प्रकार की होगी भाई? 3 प्रकार की योजनाएं निर्माण की जाएंगी। पहली योजना कौन सी होगी? मास्टर, सबसे बड़ा मास्टर हो गया। फिर दूसरी होगी निष्पादन, और तीसरी होगी जैसे इसका नाम ही है वार्षिक। ठीक है, मास्टर होगी आपकी कितने समय की? 20 वर्ष की, ये होगी 5 वर्ष की, और ये होगी 1 वर्ष की। ठीक है, उसके बाद में ये जो सर्वेक्षण आपने किया है, उसके बाद में हम क्या करेंगे? जोन में विभाजन, जोन में विभाजन, जोन में विभाजन। अब ये जोन में विभाजन कौन करेगा भाई? ये जोन में विभाजन करेगी नगर पालिका। कौन करेगी? नगर पालिका। किसको करेगी? 1 लाख प्लस जिस नगर पालिका की जनसंख्या है उसको अलग अलग जोन में विभाजित कर सकती है। और राज्य सरकार चाहे, राज्य सरकार अगर चाहे तो 1 लाख से कम वाली को भी कर सकती है। 159 में इसके अलावा कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 159 था नागरिक सर्वेक्षण, मास्टर विकास योजना व अन्य योजनाएं बनाना। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। धारा 160, 160 क्या कहती है? योजना तैयार करने और मंजूरी हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। भाई 159 में तो क्या था? बनाना था। ठीक है, आप योजना बनाओगे, इतने समय की योजना होगी। अब 160 करे कि बनाने के बाद में क्या होगी भाई? प्रोसीजर, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? नगर पालिका कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी और उसके द्वारा उसका निर्माण करेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक योजना का बनाना पड़ेगा प्रारूप। ठीक है, एक योजना का ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ड्राफ्ट बनाकर घर में थोड़ी रखोगे, ड्राफ्ट बनाकर उसको सार्वजनिक स्थल पे रखना होगा जहां लोग उसका निरीक्षण कर सके। निरीक्षण के लिए उसको उपलब्ध करवाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उनपे सुझाव और आक्षेप लेने के लिए, ठीक है, एक नोटिस निकालेंगे, एक नोटिस प्रकाशित करेंगे, भाई ये योजना हमने बनाई है, इस योजना से संबंधित किसी को कोई ऐतराज हो या किसी का कोई सजेशन हो तो जो है वो निर्धारित समय में उपलब्ध करवाएं। अब ये आपका ड्राफ्ट हो गया, नोटिस हो गया। नोटिस होने के बाद में आपको क्या करना है? जैसे ही नोटिस हो गया, आपको मान लीजिए आक्षेप प्राप्त हो गया, आपको क्या मिला? सुझाव और आक्षेप दोनों मिल गए आपको, सुझाव और आक्षेप मिल गए। अब सुझाव और आक्षेप मिल गए तो उन पे विचार तो करना ही पड़ेगा। तो नगर पालिका अगर चाहे तो इन पे विचार करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन कर सकेगी। सलाहकार समिति गठन करेगी किस लिए? इन पे विचार करने के लिए। ये जो सुझाव और आक्षेप आपको प्राप्त हुए हैं, उन सुझाव और आक्षेप पर विचार करने के लिए हम एक सलाहकार समिति गठित करेंगे। मेन क्वेश्चन निकल के यहाँ से आने की संभावना ज्यादा होती है कि ये जो सलाहकार समिति गठित की जाएगी, इस सलाहकार समिति में कौन कौन होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि नगर पालिका के समस्त सदस्य इसके मेंबर होंगे। नगर पालिका के सारे सदस्य मेंबर होंगे। उस क्षेत्र के उद्योग, व्यापार और मंडल के प्रतिनिधि, कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? जिस क्षेत्र के लिए विकास योजना बनाई जा रही है उसके प्रतिनिधि। इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों के 6 लोग इसमें शामिल किए जाएंगे, एनजीओ के 6 लोग शामिल किए जाएंगे, और 6 आदमी अन्य नागरिक भी इसमें शामिल किए जाएंगे। इस तरह से एक बहुत बड़ी समिति बनेगी जिसमें प्रत्येक वर्ग का लगभग प्रतिनिधित्व होगा। ये समिति क्या करेगी? ये समिति ये जो सुझाव और आक्षेप आपके पास आए थे उन पे क्या कर लेगी? विचार करेगी। ठीक है, और विचार करने के बाद में ये जो निर्णय लेगी, देखिए लिखा ना, सलाहकार समिति के सुझाव आक्षेप को विचार करेगी। उसके बाद में नगर पालिका उसको कहाँ भेजेगी? राज्य सरकार को भेजेगी, और राज्य सरकार से जब अनुमोदन मिल जाएगा तो उसके बाद में आपका जो प्लान है, जो मास्टर विकास योजना है, जो योजना थी वो आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो प्रक्रिया इसके अंदर है, एक बार देख लो। 160 में क्या है? प्रक्रिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? ड्राफ्ट बनाएंगे। सबसे पहले योजना का क्या बनाई देंगे? ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट बनाने के लिए बाद में निरीक्षण के लिए रखेंगे। इसको कहाँ रखेंगे? निरीक्षण के लिए रखेंगे। और निरीक्षण के लिए रखेंगे तो फिर हम दो चीजें करेंगे, सुझाव मांगेंगे उनसे, और सुझाव के साथ साथ क्या मांगेंगे? आक्षेप में मांगेंगे। सुझाव और आक्षेप दोनों जो है वो उनसे मांगे जाएंगे। अब सुझाव और आक्षेप मांगने के लिए क्या करोगे? नोटिस, एक नोटिस जारी किया जाएगा
कि निर्धारित समयावधि में सुझाव और आक्षेप आमंत्रित किए जाते हैं। अब आपके पास सुझाव और आक्षेप आ गए, अब इन सुझावों का क्या करोगे? इन सुझाव और आक्षेपों पे विचार करने के लिए एक बनाएंगे सलाहकार समिति, सलाहकार समिति बनाएंगे। और ये जो सलाहकार समिति है ये क्या करेगी? इन सुझावों और जो आक्षेप प्राप्त हुए हैं उन पे विस्तृत विचार करने के बाद में फाइनलाइज करेगी। उसके बाद में नगर पालिका क्या करेगी? इस योजना को राज्य सरकार को भेजेगी, राज्य सरकार को भेजेगी। ठीक है, जब राज्य सरकार के पास स्कीम चली गई तो राज्य सरकार के द्वारा अगर इसका कर दिया जाता है क्या? अनुमोदन। अगर अनुमोदन कर दिया जाता है तो आपकी स्कीम तैयार हो गई भाई। अगर अनुमोदन नहीं किया जाता तो खेल खत्म हो गया वहीं पे। ठीक है, तो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि बिना राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के नगर पालिका किसी प्रकार की मास्टर विकास योजना जो है वो लागू नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो 159 में हो गया नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास, और 60 में हो गई उसकी प्रक्रिया। अब 161 में चलते हैं। प्रवर्तन की तारीख, योजना बना ली, प्रोसीजर में लगा के अनुमोदन करवा लिया, आपका लागू कब से होगी? तो वो 161 में लिख दिया प्रवर्तन की तारीख में योजना लागू कब से होगी। तो अनुमोदन की जानकारी के नोटिस देखो नगर पालिका क्या करेगी यहाँ पे? नगर पालिका जैसे ही राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त हुआ ना, उस अनुमोदन की जानकारी का एक नोटिस निकालेगी। कौन निकालेगी? नगर पालिका निकालेगी, भाई ये हो गया है। और प्रकाशन की तारीख से जिस दिन ये नोटिस निकाला जाएगा उस दिनांक से ही जो है वो योजना परिवर्तन में मानी जाएगी। वो योजना क्या मानी जाएगी? परिवर्तन में मानी जाएगी। किस दिनांक से? जिस दिनांक को अनुमोदन की जानकारी का जो नोटिस है वो जारी किया गया, उसी दिनांक से उसको किस में मान लिया जाएगा? परिवर्तन में मान लिया जाएगा। तो 3 धाराएं जो है आपकी क्लियर हो गई यहाँ पे। ठीक है, 162 में चलते हैं। 162 कह रहा है आपका योजना में पश्चातवर्ती उपांतरण। आपने योजना बना दी, सबसे पहले 59 में आपने योजना की बात करी, 60 में प्रक्रिया हो गई, 61 में उसमें आपने क्या किया? प्रकाशन बता दिया, भाई इतनी तारीख से ये लागू होगी। उसके बाद में आपको पता चला कि यार थोड़ा क्या करना है? उपांतरण करना है, यानी बदलाव करना है। आपको लगा कि आपको उसमें जो योजना बनाई गई ना वो सही नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो वो आपको 162 के तहत करना पड़ेगा। 162 में क्या है? उपांतरण यानी बदलाव, योजना में परिवर्तन। तो ठीक है कि कैसे करोगे? सबसे पहले तो कौन करेगा? नगर पालिका की योजना है तो नगर पालिका करेगी, ये तो ध्यान है। लेकिन करेगी कैसे? राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से। सबसे पहले मेन चीज ये है, बिना राज्य सरकार के अनुमोदन के किसी प्रकार की स्कीम जो है ना तो चेंज होगी, ना इंप्लीमेंट होगी, ना वर्किंग रहेगी। ठीक है, तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात नगर पालिका जो है वो उपांतरण कर सकेगी। लेकिन जो भूमि उपयोग की सीमा और घनत्व के मानकों से संबंधित है उनमें कोई चेंज वो नहीं कर पाएगी। देखो ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इस तरह से यहीं से निकलने की संभावना होती है कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नगर पालिका 162 के तहत उपांतरण कर देगी। 162 के तहत क्या कर लेगी? योजना में परिवर्तन कर देगी। लेकिन कोई ऐसा मामला जो भूमि उपयोग और जन घनत्व से संबंधित हो, कोई मामला भूमि उपयोग और जनघनत्व से संबंधित है, ऐसा कोई चेंज, ऐसा कोई बदलाव जो है वो नगर पालिका नहीं कर पाएगी, चाहे अनुमोदन हो चाहे मत। तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इस तरह से यहां से निकलने की संभावनाएं ज्यादा बनती है कि भाई कौन से मामले ऐसे हैं जिसमें पश्चातवर्ती योजना जो है उस योजना में नगर पालिका पश्चातवर्ती उपांतरण नहीं कर पाएगी। तो भूमि उपयोग और जनघनत्व संबंधित मामले हैं उनमें 162 के तहत भी उपांतरण नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब उपांतरण करने के लिए वही सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। फिर आक्षेप आमंत्रित किए जाएंगे, नोटिस निकाला जाएगा, आक्षेप आमंत्रित किए जाएंगे। किसी को ऐतराज है भाई हम ये चेंज कर रहे हैं, आप बता दो कोई दिक्कत हो तो वो आक्षेप लिए जाएंगे। और लेने के बाद में समय जो सारे जो आक्षेप है सभी आक्षेपों पे विचार किया जाएगा, भाई हाँ कोई समस्या आ रही है क्या आ रही है,
ठीक है। और प्रकाशन की तारीख में राजपत्र में निर्धारित करने के बाद में जो चेंज हुआ है वो परिवर्तन में आ जाएगा। मतलब जो चेंज कर रहे हैं ना तो वो सारा का सारा उसमें राजपत्र में प्रकाशित करेंगे और उसके बाद में वो क्या आ जाएगा, परिवर्तन में आ जाएगा। ठीक है। राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना कोई उपांतरण मान्य नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि बिना राज्य सरकार के अनुमोदन के किसी प्रकार का चेंज जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात अपनी 162 में यही थी कि राज्य सरकार के अनुमोदन के आधार पे जो है वो नगर पालिका पश्चातवर्ती उपांतरण कर सकती है, लेकिन कौन से मामले का नहीं कर सकती, जो भूमि उपयोग और जनघनत्व से संबंधित है, ऐसे मामलों का नहीं कर पाएगी। करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नगर पालिका को आक्षेप आमंत्रित करने पड़ेंगे, उनपे जो है वो निर्णय लेना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और उसके बाद में राज्य सरकार से अनुमोदन करा के उसका गजट नोटिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद में वो परिवर्तन लागू हो जाएंगे। 163 एक्ट क्रियान्वयन, भाई आपने बना ली, योजना बनाई, फिर उसकी प्रक्रिया हो गई। ठीक है। फिर उसका परिवर्तन हो गया, फिर उसमें उपांतरण हो गया, चेंज करना था, और अब है क्या, क्रियान्वयन। तो 163 में क्या है, क्रियान्वयन है। तो क्रियान्वयन कौन सा करेगी, भाई नगर पालिका की स्कीम है तो नगर पालिका ही क्रियान्वयन करेगी, जाहिर सी बात है। धारा याद रखे और कौन क्रियान्वयन करेगा वो याद रखे। 164 में है कि पूर्व निर्मित योजनाएं इस अधिनियम के तहत मानी जाएंगी। कि अगर इस एक्ट से संबंधित कोई पूर्व में कोई योजनाएं निर्मित है और नगर पालिका उन पे काम कर रही है तो वो योजनाएं भी इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत ही मानी जाएंगी। ठीक है। इतनी मोस्ट धारा नहीं है यहाँ पे। तो अपनी 5 धाराएं यहाँ पे पूरी हो गई है। 5 धाराएं जो है 159 से लेकर 164 तक हमने पूरी कर ली है। 159 164, ठीक है। 159 शॉर्ट में देख लेते हैं। 159 में हमने देखा कि नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना, नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना। ठीक है। 160 में हमने देखा भाई उस ये बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उसकी प्रक्रिया का उल्लेख 160 में किया गया था। प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया गया था, 160 में किया गया था। 161 जो था, 161 में था क्या, क्रियान्वयन, सॉरी 161 में था प्रवर्तन, सॉरी क्रियान्वयन शब्द यूज रह गया, प्रवर्तन। भाई कब से ये लागू होगी, 162 में आपके था उपांतरण, 163 में जो है वो आपके क्या है, क्रियान्वयन, और 164 जो था वो था इस अधिनियम के तहत पूर्व निर्मित योजनाएं। पूर्व निर्मित योजनाएं। ठीक है। तो ये आपकी 5 धाराएं जो है वो कंप्लीट हो गई। पूर्व निर्मित योजनाएं जो है वो इस अधिनियम के तहत मानी जाएंगी। ये आपकी धाराएं हो गई 5 पूरी। नेक्स्ट में चलते हैं। धारा 165 योजना का पुनरीक्षण। अब यहाँ पे आपको 165 के तहत का भाई योजना बढ़ाती गई, आपने सब कुछ कर लिया, फिर उसको देखोगे ही नहीं, उसको देखना भी तो पड़ेगा कि हो सकता है कहीं कोई चेंज की जरूरत होगी, समय के कारण या किसी कारण से उसमें कोई बदलाव की संभावना है। तो पुनरीक्षण जो है वो 165 में है। आपको ध्यान रखना है 10 वर्ष से पहले पुनरीक्षण नहीं होगा। योजना का परिवर्तन से 10 वर्ष के भीतर जो है और राज्य सरकार के निर्देश या स्व प्रेरणा से नगर पालिका द्वारा जो है वो पुनरीक्षण किया जाएगा। 3 चीजें याद रखनी है, 10 वर्ष के बीच में किया जाएगा 1 से 10 तक। उसके बाद में दूसरी चीज जो है तो वो क्या है कि नगर पालिका करेगी, और तीसरी चीज क्या है कि राज्य सरकार के निर्देश पे भी कर सकती है और स्व प्रेरणा से भी कर सकती है, खुद भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार कहेगी तो ही करेगी। ठीक है। तो 165 में था आपका पुनरीक्षण। अगला है 166 विकास क्षेत्रों की घोषणा।
विकास क्षेत्र, देखो कुछ जो है क्षेत्र है उनको नगर पालिका विकास क्षेत्र के रूप में घोषित करेगी अपनी स्कीम के माध्यम से, अपनी स्कीम के माध्यम से। तो क्या लिखा है कि राज्य सरकार के अनुमोदन और अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। कौन करेगी? नगर पालिका करेगी। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि नगर पालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी भी क्षेत्र को जो है वो क्या घोषित कर सकती है? विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। लेकिन उसे विकास क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे अनुमोदन लेना पड़ेगा। किससे? राज्य सरकार से, और अधिसूचना में जारी करनी पड़ेगी, उसके माध्यम से करेगी, डायरेक्ट वो नहीं कर पाएगी। ठीक है। जैसे ही किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद में कोई भी व्यक्ति लिखित अनुमति के बिना, बिना किसी प्रकार की परमिशन के जो है वह कोई भी परिवर्तन, विकास कार्य वगैरह कुछ नहीं करेगा। जैसे ही किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर दिया, उसके बाद में कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वो वहां पे कोई विकास कार्य, भू उपयोग परिवर्तन या कुछ भी करे। अगर उसको करना है तो वो नगर पालिका से क्या लेगा? अनुमति लेगा। नगर पालिका से क्या लेगा? अनुमति लेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी है, कुछ एक मामले ऐसे भी है जहां अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपके लिए मोस्ट है। कुछ मामले ऐसे हैं जहां आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वो कौन कौन से मामले हैं? जैसे भवन के आंतरिक भागों में परिवर्तन, जैसे आपका मकान बना हुआ है और आप अंदर की तरफ कोई चेंज कर रहे हो, या आपने प्लास्टर करवाना है अंदर, तो करवा लो, फिर कहां तकलीफ आ रही है? उसके लिए अनुज्ञा जरूरत नहीं है। किसी प्राधिकारी के आदेश की अनुपालना में संक्रमण, मतलब किसी अधिकारी के आदेश, जैसे उपखंड अधिकारी के आदेश से कोई कार्य किया जा रहा है, तो वहां पे अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। नगर पालिका के स्वयं के कार्य, नगर पालिका खुद कार्य करती है, कुछ विकास कार्य करती है, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि अलग से अनुमति ली जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के कोई मामले है, कोई संक्रमण है, कोई काम है, जैसे सड़क रखरखाव है, कोई नालियों का रखरखाव का मामला है, इस तरह के मामले हैं, वो जो है तो वो इसके तहत नहीं आएंगे, उसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। खेती के लिए कोई कुआं खोद रहा है तो फिर उससे नगर पालिका से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कृषि के प्रयोजन के लिए सड़क निर्माण, कोई कच्ची सड़क बना रहा है जो किस यूज में आएगी? जो खेत में जाने के काम आएगी, कृषि प्रयोजन के लिए। ठीक है। और कोई अस्थायी रूप से भूमि का उपयोग कर रहा है, जैसे मान लीजिए 3 दिन के लिए कोई किसी विशेष भूमि या खुद की जमीन है उसका उपयोग कर रहा है, सार्वजनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद की भूमि का उपयोग कर रहा है 3 दिन के लिए अस्थायी रूप से, तो वो अस्थायी रूप से वो कर सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि अनुज्ञा लेने की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर 166 में आपको विशेष तौर से ध्यान क्या रखना है कि भाई राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना के द्वारा नगर पालिका विकास क्षेत्रों की घोषणा करेगी, और जैसे ही विकास क्षेत्रों की घोषणा हो गई उसके बाद में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का कार्य वहां पे नहीं करेगा। ठीक है। अगर वो करता है तो फिर उस पर जुर्माना हम लगा देंगे अभी, लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना था कि कौन कौन से मामले ऐसे हैं जहां अपने पास एनओसी की जरूरत नहीं है, अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। अब है धारा 167, अप्राधिकृत विकास योजना के असंगत उपयोग पर शास्ति। हमने 166 में पढ़ा, 166 में क्या पढ़ा? 166 में पढ़ा विकास, 166 में विकास क्षेत्र पढ़ा। तो विकास क्षेत्र घोषित हो गया, उसके बाद में कोई भी जो है वो क्या नहीं करेगा? बिना परमिशन काम नहीं करेगा। लेकिन कोई करता है तो क्या करेंगे? वो 167 में है कि कोई व्यक्ति अपराधिकृत विकास करता है या योजना से असंगत विकास करता है तो उसके लिए क्या शास्ति है? देखो क्या शास्ति है, 2 प्रकार दे रखे हैं, एक विकास स्वयं भू उपयोग परिवर्तन और एक भूमि और भवन का उपयोग। ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान इसमें दिए गए। कोई व्यक्ति विकास करता है या भूमि के उपयोग में परिवर्तन करता है, मतलब विकास क्षेत्र घोषित करने 166 के तहत विकास क्षेत्र घोषित करने के बाद में ये कार्य करता है, और जैसे क्या करेगा इसमें? बिना अनुज्ञा यानी बिना परमिशन के काम कर रहा है, अनुज्ञा के अनुसरण में जो परमिशन दी गई थी उसके हटके काम कर रहा है, या अनुज्ञा की प्रतिशरण यानी समाप्ति के पश्चात काम कर रहा है, 3 पोजीशन में, तो 5,000 का जुर्माना लगेगा। और अगर फिर भी वो जारी रखता है तो 100 रुपए प्रतिदिन जो है उस पर क्या किया जाएगा? जुर्माना किया जाएगा। 100 रुपए प्रतिदिन उस पर जुर्माना किया जाएगा। ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? भाई कोई आदमी भूमि कोई विकास करता है या भू उपयोग परिवर्तन करता है, 3 मौके आते हैं, या तो अनुज्ञा के बिना करता है, ठीक है, या फिर अनुज्ञा के अनुसरण में नहीं है, जो अनुज्ञा दी गई उसके अलावा है, या फिर अनुज्ञा वापस लेने के बाद में करता है, तो उस व्यक्ति पे 5,000 का जुर्माना लगेगा।
और जुर्माना लगाने के बाद भी वो काम करता है, नकटा हो रखा है, तो 100 रुपए रोज के जुर्माना पेनल्टी चालू कर देंगे। करता रहे, कितने दिन करता है, मकान भी हटाएंगे और उसके साथ साथ आपसे ये पैसे भी वसूलेंगे। ठीक है, ये तो था विकास भू उपयोग परिवर्तन। और दूसरा था भूमि भवन के उपयोग पर। भूमि और भवन के उपयोग की बात आई तो क्या है, वही है, वे अनुज्ञा समाप्ति के बाद में काम करेगा तो 2000 रुपए लगेंगे। उसके कितने रुपए, 2000। यहाँ 5 थे, यहाँ 2 थे, लेकिन यहाँ प्रतिदिन के कितने रुपए कर दिए, 500 रुपए। यहाँ प्रतिदिन के कितने रुपए कर दिए, 500। आपको ध्यान रखना है 167, 5100, 2500। ठीक है, ये क्या है भाई, ये जुर्माना इस तरह से पूछा जाएगा आपको कि 167 के तहत जुर्माना क्या लगेगा। तो आपको हम इस तरह से याद कराएंगे बाद में, कैसे भाई 167 में जो है जुर्माना कैसे दोगे, तो भाई 5100 और 2500। तो आपको याद रह जाएगा भाई, पहले में अपने को 5100 देना है, दूसरे में अपने को क्या देना है, 2100 देना, 2100 देना। तो पूरे जुर्माने की क्लास रखेंगे, उसमें आपको किस धारा में कितना जुर्माना है वो इस टॉपिक, इस टाइप से हम जो है वो रिवाइज कर लेंगे। अब है धारा 168 में क्या कर दिया आपने, जुर्माना लगा दिया। 168 क्या कह रही है, अप्राकृतिक विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति। अब देखो अपेक्षा है, यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अपेक्षा करें भाई तू खुद ही हटा ले, या क्या कर रहे हैं कि खुद हटा ले, तो हम नहीं हटाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि भाई आपने 166 के तहत विकास क्षेत्र की घोषणा कर दी, 167 के तहत जुर्माना लगा दिया, और फिर हम 168 में क्या करेंगे कि भाई जब जुर्माना लगा है, गलती का लगा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जुर्माना लगने से तुझे प्रमाण पत्र मिल गया कि तू ये काम कर लेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अप्राधिकृत विकास तूने किया है उसको हटा, उस अगले आदमी से अपेक्षा करेंगे। तो क्या करेंगे, स्वामी को नोटिस देगी। कौन देगी भाई, नगर पालिका ही देगी, और तो कौन आएगा, नगर पालिका उस मालिक को नोटिस देगी। ठीक है, और 1 महीने के अंदर, यहाँ ये समय जो है वो ध्यान रखें, हटाने के लिए जो समय दे रखा ना 168 में, 1 महीने के अंदर जो है वो विनिर्दिष्ट कदम उठाएगा, जो नोटिस में जो चीजें लिखी गई है उसके अनुसार कार्य करेगा। क्या करेगा, पूर्व स्थिति को प्रत्यावर्तित करना, या तो जो पहले की जो कंडीशन थी, पहले जैसा आवास था, जो स्थिति थी, जो उसने विकास किया है अपराधिकृत, उसको हटाने के लिए पहले वाली पोजीशन क्रिएट कर देगा। अनुज्ञा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना, या जो अनुज्ञा जो दी गई थी उसको, और उसने उस शर्तों के अगेंस्ट जाके काम किया था, तो उस शर्तों का जो अनुपालन है वो सुनिश्चित कर देगा। भाई जैसे मान लो कि उसको कहा गया था कि तू 20 मीटर बनाएगा और उसने 25 बना दिया, तो 5 मीटर तोड़ देगा और 20 के ऊपर वो निर्माण कर लेगा। ठीक है, जहां भू उपयोग को रोकने का मामला हो तो नगर पालिका अधिभोगी को भी जो है तो वो नोटिस जारी करेगी। ऐसा नहीं है भाई, जैसे मान लीजिए कहीं जमीन का उपयोग हो रहा है और उससे संबंधित कोई मामला है, तो नगर पालिका को पावर होगा कि जो उस जमीन का यूज कर रहा है, अधिभोगी जो है उसको भी नोटिस जारी कर देगी। ठीक है, स्वामी अनुज्ञा है तो आवेदन कर सकता। अब यहाँ पे देखो मेन चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि आपको, आप जो है ये 168 के तहत क्या है कि आप अनुज्ञा के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि साहब मुझे तो परमिशन दे दो। तो जैसे ही आप परमिशन के लिए आवेदन करोगे, आवेदन लंबित होने तक नोटिस का प्रभाव नहीं होगा। जब तक आवेदन लंबित रहेगा, अगर नगर पालिका ने उस पर निर्णय ले लिया तो ठीक है, नहीं दिया तो जब तक आवेदन, ये अनुज्ञा का आवेदन लंबित रहेगा, तब तक वो नोटिस जो है वो क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। अगर अनुज्ञा को मंजूर कर दिया जाता है तो नोटिस अपने आप में निरस्त हो जाएगा। अगर नामंजूर कर दिया जाता है तो नोटिस यथावत रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि जैसे ही अनुज्ञा के लिए उसने आवेदन किया, नोटिस सस्पेंड हो गया। अगर अनुज्ञा मंजूर कर दी तो नोटिस क्या हो गया, निरस्त हो गया। अगर अनुज्ञा कैंसिल कर दी तो नोटिस क्या हो गया, वापस पुनर्जीवित हो गया। अगर नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है तो नगर पालिका के पास क्या पावर होगा कि वो वाद अभियोजित कर सकेगी और भवन और संक्रमण को तोड़ सकेगी। और तोड़ने का जो खर्चा होगा ना, वो खर्चा किससे वसूला जाएगा, स्वामी से वसूला जाएगा। और उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो 5000 जुर्माना लगा सकेगी
200 रुपए प्रतिदिन जो है उससे चार्ज भी ले सकेगी। 5,000 जुर्माना प्लस 200 रुपए प्रतिदिन का उससे चार्ज लिया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। 169। भाई ये सारा का सारा अतिक्रमण हटाने वाला ही मामला है। पूरा जो मामला है वो अतिक्रमण हटाने का ही मामला है। अपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति, अपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति। ठीक है भाई, कोई ऐसा विकास किया जा रहा है। अब हमने पहले जो बातें की, पहले तो किस चीज की बातें की, जो काम हो गया उसकी बात की। अभी यहाँ किस चीज की बात कर रहे हैं, कोई विकास किया जा रहा है, काम हुआ नहीं है बल्कि काम तो होना है, अभी ऑन गोइंग है, तो उसको नगरपालिका बीच में रोक सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा होगा और उसके बाद में हटाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो स्वामी या विकास करने वाले को नगरपालिका क्या करेगी, नोटिस जारी करेगी। जो आदमी विकास कर रहा है या उसका जो मालिक है उसको नोटिस जारी करेगी, और नोटिस जारी तामीली के बाद जो है उसको कहेगी भाई तू ये काम रोक दे। अगर फिर भी वो नहीं रोकता है तो उसमें 5,000 रुपए का जुर्माना लगाएगी, और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने के बाद भी अगर काम जारी रहता है तो 500 रुपए प्रतिदिन का जो है वो उस पर चार्ज लगेगा। 500 रुपए प्रतिदिन का चार्ज लगेगा। कैसे देखे एक बार, 169 आपका कहता है क्योंकि कोई विकास जो है ऑनगोइंग है, कोई विकास ऑनगोइंग है, कोई विकास किया जा रहा है, तो नगरपालिका को पावर है कि नगरपालिका इसको रोक सकती है। नगरपालिका क्या करेगी, नगरपालिका नोटिस जारी करेगी। ठीक है, नगरपालिका ने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने के बाद में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उस पर 5,000 का क्या लगा देगी, जुर्माना लगा देगी। अगर फिर भी नहीं मानता है तो 500 रुपए डेली जुर्माना लगाएगी और उससे वसूलेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो निर्माण उसने किया है ना उसको तोड़ेगी भी, ये भी पक्की बात है। ठीक है, तो ये थी 169। इसके साथ साथ क्या है कि जैसे आपने उस पर चार्ज लगा दिया, चार्ज लगाने के बाद धारा 3 कहती है उसकी, 169 की धारा कितनी है, 3। ये क्या कह रही है कि हटाने के लिए अगर पुलिस की जरूरत है ना तो नगरपालिका जो है वो पुलिस को बुला सकेगी। उसका जो पुलिस स्थानीय पुलिस अधिकारी होगा वो सहायता करेगा, और जो सामग्री और निर्माण सामग्री वगैरह औजार वगैरह जो भी सामान पड़ा ना वो सारा का सारा नगरपालिका क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। सारी सामग्री नगरपालिका के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, अगर उपधारा 3 के पश्चात में विकास जारी रखता है, अब हमने क्या किया कि देखो उस पर चार्ज लगा दिया 5,000 और 500 रुपए हमने पुलिस के माध्यम से हटवा दिया, फिर भी व्यक्ति नकटा हो गया और उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, वो काम जारी रख रहा है उपधारा 3 के बाद भी, तो कर्मकार और सहायक जो है उनपे भी 5,000 तक का जुर्माना लगेगा और साथ साथ 200 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। और इसके साथ साथ अगर उसे किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो कोई नुकसान के लिए किसी न्यायालय में कोई दावा नहीं कर पाएगा। यानी फिर अब क्या करेंगे, जब वो खुद नहीं मान रहा है ना तो जो काम करने वाले लोग है ना उन पे चार्ज लगाएंगे। खुद पे लगा दिया, पुलिस बुला ली, सब कुछ कर लिया, तो फिर काम करने वाले लोगों पे दावा लगाएंगे, सारे औजार जब्त कर लेंगे, और उसके बाद में जो है उस व्यक्ति को ये अधिकार नहीं होगा कि वो किसी न्यायालय में जो है वो इसलिए दावा कर सके कि नगरपालिका के उक्त कृत्य के कारण उसको फला चीज का नुकसान हो गया, ऐसा कुछ भी वैलिड नहीं होगा। अब है धारा 170, अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना। अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना या रोकना। भाई कोई अपराधिकृत विकास कर रहा है, जो आपने 168 के तहत विकास योजना बनाई ना, 166 के तहत विकास योजना, उस विकास योजना के अगेंस्ट जाके कोई काम कर रहा है तो उसको संक्षिप्त रूप में कैसे हटाएंगे, 15 दिन का उसको क्या दे देंगे, नोटिस दे देंगे। 15 दिन का उसको क्या देंगे, नोटिस देंगे, है ना। और 15 दिन में अगर वो हटाता है तो ठीक है, और अगर 15 दिन में वो नहीं हटाता है तो फिर आगे बिना नोटिस के नगरपालिका जो है उसको क्या कर देगी, हटा देगी। बिना उसके किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन दिए नगरपालिका उसको हटा सकेगी। एक बार आपको 15 दिन का उसे क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन ध्यान रखने वाली बात यह है, क्वेश्चन यहां से निकलेगा, मोस्ट बात यह है भाई कि अगर
वो जो बात हम कर रहे हैं ना हटाने की, वो फसल है ना, तो कम से कम 6 महीने या युक्त समय जो भी नगर पालिका को लगता है वो देना पड़ेगा। ये 6 महीने का ध्यान रखना। फसलों के मामले में, खड़ी फसलों के मामले में कितना समय काउंट किया जाएगा? 6 महीने का समय काउंट किया जाएगा। और वैसे दूसरा निर्माण है तो कितना समय? 15 दिन का समय इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब आ गया आपके धारा 171। यहां तक तो हम क्या कर रहे थे, निर्माण कार्य हो रहा था और उसको हटा रहे थे और वो काम कर रहे थे। अब आपके मान लो आपके कोई एक प्लॉट है, आपके एक भूखंड है, यह आपका भूखंड है, ठीक है। अब आपको इसके भूखंड का क्या कराना है? पुनर्विभाजन कराना है या रास्ता निकलवाना है, इस तरह के काम करने हैं तो वो 171 के तहत करने पड़ेंगे। तो भूखंड का उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी, भूखंड का उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी किसमें है? धारा 171 में है। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो अगर आपको उपविभाजन कराना है या रास्ता बनाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? निर्धारित फीस के साथ आवेदन नगर पालिका में प्रस्तुत करना पड़ेगा। नगर पालिका ने निर्धारित फीस कर रखी है, उस फीस के साथ आपको नगर पालिका को क्या देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, नगर पालिका को जब ये लगा आपका आवेदन आया तो शर्तों सहित या बिना शर्तों के, जैसे भी नगर पालिका को उचित लगता है वो मंजूरी दे सकती है और इनकार भी कर सकती है कि हाँ विभाजन कर दिया जाएगा, नहीं भी किया जाएगा। जो नगर पालिका को उचित लगेगा वहां नगर पालिका का विवेक काम करेगा, वो दे सकती है। और अगर कोई शर्तों के उल्लंघन या बिना अनुज्ञा के कार्य करता है तो नगर पालिका उस निर्माण को क्या कर देगी? गिरा देगी। भाई आपने उपविभाजन कराया था, नगर पालिका ने दिया ही नहीं या किसी शर्त के तहत दिया था, और अगर फिर आप निर्माण कार्य कर रहे हो तो नगर पालिका क्या करेगी? उसको गिरा देगी। नगर पालिका उसको गिरा देगी और इसके साथ साथ उसको 5,000 तक क्या लगाएगी? उस पर जुर्माना लगाएगी। और फिर भी वो काम करता है तो 200 रुपए प्रतिदिन उस पर क्या लगाएगी? जुर्माना एक्स्ट्रा और आरोपित किया जाएगा। तो 71 क्या है? भूखंड का उपविभाजन और निजी मार्ग निकालना, भूखंड का उपविभाजन और निजी मार्ग बनाने के लिए मंजूरी। 172 क्या कह रही है? धारा 172 उपगत व्यय की वसूली। भाई आपने कोई अतिक्रमण हटाया, आपने कोई अप्राकृतिक, वहां अतिक्रमण शब्द नहीं आएगा, आपने कोई अपराधिकृत विकास हटाया तो उसमें खर्चा लगा, ये खर्चा किससे वसूलोगे? तो 172 कहता है कि ये जो खर्चा है वो व्यक्तिक्रमी से भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूला जाएगा। यानी उसके लिए आप मुकदमा भी कर सकते हो कि नगर पालिका के इतने रुपए लगे हैं इस प्राधिकृत विकास को हटाने में, और ये पैसे जो है वो किससे वसूले जाएंगे? जो व्यक्ति जिसने अतिक्रमण किया था, जिसके कारण जो है वो नगर पालिका को खर्चा हुआ, उससे वसूले जाएंगे, भू राजस्व बकाई के रूप में वसूले जाएंगे। ठीक है, आगे है 173 परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषय वस्तु। भाई किसी क्षेत्र के विकास करने के लिए जो परियोजनाएं बनानी है ना, मास्टर योजना तो आपने स्टार्ट में बना ली, लेकिन अन्य परियोजनाएं बनानी है तो उनकी विषय वस्तु क्या होगी और वो कैसे बनाई जाएंगी, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 173 में किया गया। किसने किया गया? 173 किया है कि कौन बनाएगी? नगर पालिका बनाएगी। सबसे पहले तो कौन बनाएगी? नगर पालिका। योजना के प्रस्तावों की क्रियान्विति के लिए नगर के किसी विकास हेतु योजना बना सकेगी। भाई आपने जो मास्टर प्लान बनाया ना, उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए नगर पालिका नगर के किसी भी क्षेत्र के लिए जो है विकास योजना का निर्माण 173 के तहत कर सकेगी। ठीक है, और उसमें निम्न उपबंध कर सकेगी। अब इसमें उपबंधों की बात अगर हम करें तो उपबंध अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है, वो सड़कों के लिए कर सकेगी, वो नालियों के लिए कर सकेगी, वो सफाई के लिए कर सकेगी। मतलब जितने काम नगर पालिका कर सकती है वो सारे काम इन उपबंधों में शामिल होंगे। 173 आपका कहता है कि किसी मास्टर विकास योजना को लागू करने के लिए या किसी क्षेत्र को जो है वो नगर पालिका क्या कर सकेगी? विकास परियोजना में शामिल कर सकेगी, और जो उपबंध वो चाहे उस क्षेत्र के विकास के लिए वो सारे के सारे उपबंध उसमें लागू कर सकेगी। ठीक है, तो उपबंध यहाँ याद रखने वाली जरूरत नहीं है। 172 दोबारा देखिए,
उपगत व्यय की वसूली किससे की जाएगी? जो व्यक्ति कर्मी है और भू राजस्व बकाया के रूप में होगी। ठीक है, 173 कह रहा था कि नगर पालिका जो है वो परियोजना और स्कीम जो है वो बना सकेगी किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए। 114 धारा 174 परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी। अब हमने पीछे 173 में बढ़ाने की बात कर ली, भाई कर लेगी, तो अब 74 में क्या है, कैसे तैयारी करेगी, वो कैसे बनाएगी उसका, है ना। तो सबसे पहले तो घोषणा कर लेगी कि हम ऐसी स्कीम बनाएंगे। भाई सबसे पहले नगर पालिका क्या करेगी, स्कीम बनाने की घोषणा करेगी कि हम एक ऐसी स्कीम बनाएंगे। घोषणा को 30 दिन के अंदर राजपत्र में प्रकाशित कराएगी। जिस दिन घोषणा करेगी 1 महीने के अंदर अंदर उसका गजट नोटिफिकेशन कराएगी, भाई फला क्षेत्र के लिए जो है वो क्या की जा रही है, स्कीम बनाई जा रही है, स्कीम निर्माण की जा रही है। फिर उसके बाद में प्रकाशन से 1 वर्ष के भीतर योजना तैयार करेगी और नोटिस के द्वारा 30 दिन में सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करेगी। जैसे ही आपने प्रकाशन कर दिया उसके 1 साल के अंदर योजना बनाएगी। योजना बन गई उसके 30 दिन के अंदर जो है वो लोगों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाकर उनसे क्या मांगेगी, सुझाव और आक्षेप मांगेगी। ठीक है, सुझाव और आक्षेपों पर विचार और सुनवाई की युक्ति युक्त अवसर देने के बाद, यानी जिन लोगों को सुझाव देना है, जिनको आक्षेप है, उनको उचित अवसर दिया जाएगा और उसके बाद में योजना का वो क्या करेगी, अनुमोदन करेगी और उसके साथ साथ राजपत्र में उसका अंतिम रूप से क्या कर देगी, प्रकाशन कर देगी और प्रवर्तन की जो तारीख है वो उस प्रकाशन में विनिर्दिष्ट की जाएगी। तो ये क्या थी आपकी परियोजना और स्कीमों की तैयारी। परियोजना और स्कीमों की तैयारी भाई कैसे बनाएगी आपके, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, घोषणा कर दी। सबसे पहले क्या किया, घोषणा कर दी। अब हमने यहां देखो क्या देखा, घोषणा के बाद में जो उसने क्या किया, उसको प्रकाशन नोटिफाई किया था, पहले नोटिफाई नहीं किया। ठीक है, तीस दिन में उसका क्या कर दिया, प्रकाशन कर दिया। 30 दिन में उसका क्या कर दिया, प्रकाशन कर दिया। 1 वर्ष में क्या कर दिया, निर्माण किया। 1 वर्ष में निर्माण कर दिया। ठीक है, और जब निर्माण हो गया उसके बाद में 30 दिन का क्या दे दिया, नोटिस। और 30 दिन का नोटिस देके क्या मांग लिया भाई, आक्षेप और सुझाव। और इनका समाधान कर दोगे, आक्षेप और सुझाव का, और समाधान करने के बाद में आपके पास सीधा सा ऑप्शन बचता है, वो क्या, कि जैसे ही आपने आक्षेप और सुझाव का समाधान किया उसके बाद में गजट नोटिफाई करना है और गजट नोटिफाई करके उसकी इम्प्लीमेंट की जो तारीख है वो भी निर्दिष्ट करनी है, भाई इतनी तारीख से इसका जो है वो चालू हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है वो ये नगर विकास योजना को पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।